हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम ऑन विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज तीसरा सेशन है जीएस पेपर 1 का और प्रीलिम्स को लेकर हम फोकस कर रहे हैं। इसमें हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और तरह तरह के जीके के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम शामिल करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। अरे यार, एटलीस्ट हम इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम इसको शेयर तो कर ही दिया करिए जितने लोग देखते हैं। तो और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको जाके आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल रिप्लाई करेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास यानी इंडियन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। और ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई, शामिल करी गई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1600 ईस्वी में। इसके बाद में वो उसका महज इतना ही काम रहता है कि वो व्यापार करने, उसका जो मेन मोटो रहता है वो व्यापार करने का रहता है। वो व्यापार करने, ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आती है। लेकिन जब वो उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है बहुत वीक है, एकदम धरातल पर है। यहाँ छोटे छोटे राज्यों में शासक बटे हुए हैं, छोटे छोटे राजा हैं अपने अपने प्रांतों के, और कोई भी एकजुटता नहीं है इन लोगों में। तो वो इस चीज़ का लाभ उठा के फूट डालो राज करो की नीति अपना के उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अगर हम बात करें तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी एक्ट से उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया था। इसके बाद में वो बहुत सारा भारत देश का जो माल होता है, जितना भी धन होता है, सब लूट पाट के लेके जाते हैं। और हाँ, वो ये बताने की चेष्टा करते हैं कि हम आप लोगों को सभ्य बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हम लोगों को सभ्य बना रहे हैं, हम लोगों को मॉडर्नाइज की तरफ लेके जा रहे हैं। और उन्होंने अपना एक ये हवाला देते थे कि हमारे यहाँ देखो पुनर्जागरण का काल है, रेनेसा की स्टार्टिंग हुई है, हम आपको तरह तरह सारे इलेक्ट्रॉनिक, सारे मॉडर्न चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल, क्योंकि इंडिया आज भी भोले भाले लोगों का देश है, छोटी छोटी चीज़ों में वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे ही नहीं, मुगलों ने राज किया है, फिर उसके बाद अरबों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, दूसरे देशों ने राज आके यहाँ पे किया। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा कि कहाँ पे क्या लूप होल है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही करते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास पे जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस, अगर एक दो क्वेश्चंस महज रह जाते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं से उसको कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस हैं, इनको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको जो है एक एक क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में हम बांटेंगे। पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी पारित अधिनियम है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1853 के चार्टर एक्ट तक था। दूसरा आपका जो पार्ट है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत था, जिसमें 1858 यानी जो स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का, वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है भारत देश के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। इसके बाद से 1858 से लेकर 1947 आज़ादी तक दो चरणों में इसको बांटा गया है। तो आज इन्हीं को लेके हम चर्चा करेंगे। पहला चरण ये है और दूसरा चरण ये है, यानी पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा है आपका ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, एज इट इज पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया।
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर पूछता है क्वेश्चंस बच्चों कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वार्बेल को काउंसिल के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी को गवर्न कर रहे थे, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद में आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 आता है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीतिक पॉलिटिकल जो भी चीज़ें थी और उसके बाद में आपकी जो ट्रेडिंग वाली चीज़ें थी, इनको अलग डिवाइड कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके बाद में आपका आता है 1786 का अधिनियम। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये था 1786 का अधिनियम, जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है प्राप्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या रहा और इनके क्या क्या योगदान रहे भारतीय इतिहास में। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहले 15 वर्ष के लिए था जब स्टार्टिंग में कंपनी बनी हुई थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये 1793 का चार्टर एक्ट था। इसमें क्या क्या किया गया? पहला तो 20 वर्ष के लिए कार्यकाल अधिकारों को बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान बनाया गया और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा अभी तक। अगर हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता। पहली चीज, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रही हो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनको पूरे भारत यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद में अयोग्य नहीं समझा जाता था, यानी जन्म स्थान, धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, यानी सेंट्रलाइज किया गया इसको। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
इसके बाद में कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो कि चौथा सदस्य था उसको सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त किया गया। इसके बाद में आपका आता है 1853 का चार्टर। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये इतनी चीज़ें इन एक्ट में हुई। अब आइए हम क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे कैसे चार्टर एक्ट आए और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। ये क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे जो हमारी नीड है, जो एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो हम सभी जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था जब 2010 में। फिर इसके बाद में और सर एलिजा इम्पे हम इसको बता चुके हैं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और कलकत्ता में इसकी जो है स्थापना हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची पहली है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई? आइए हम देखते हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना आपकी होती है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में, 1784 में, यानी ए का वी। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? नियामक अधिनियम 1773, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिलती है? चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। फिर इसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब होती है? ये होती चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा आपका जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है आपका प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी तीनों आपका सही है। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, फिर 1833 के जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये सारी चीज़ें अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने का प्रयास करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए ये कदम उठाए गए। और अगर मुस्लिमों में शिक्षा की बात करें तो मुस्लिमों में शिक्षा या पश्चिमी सभ्यता को बढ़ाने का श्रेय जो है वो हमारे सर सैयद अहमद खां जी को जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं आसानी से। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस अगला है, ये एआरओ में भी पूछा गया है, पीआरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये सारी चीज़ें 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलती है। आइए हम आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में, 1833। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। बहुत ज़्यादा घपलेबाजी होने लगी थी, व्यापार में गोलमाल होने लगा था और इसके बाद में आंदोलन भी शुरू हो गए थे। तो 1857 के आंदोलन के बाद में बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोग अपने जहन में बसा लीजिए। यानी 1858 के अधिनियम में, एक्ट में, गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करी। इसके बाद इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। अभी तक मतदान यानी मत देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी किस अधिनियम की? 1892, 1892। अब हम 1909 की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं इसे। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1909-1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो था, उसके अंतर्गत क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों,
ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय बाईकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इन सारी चीज़ों को लेके हम एकदम बाइफरकेट करके एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया। फिर इसके बाद में इस प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबल शासन का शब्द यूज किया गया था, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ये 1937 की बात चल रही। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे भारत देश के लिए। 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। अब स्वतंत्र तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन संप्रभु का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। संप्रभु का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, जिस पे किसी दूसरे का निर्णय अधिरोपित ना हो, यानी थोपा ना गया हो। यानी जैसे आपके घर में सपोज दैट आपके फादर मदर है, अभी तक आप उनकी बातों को मान रहे हैं, ठीक है, तो यानी आप अपने विचारों को लेकर अभी तक संप्रभु नहीं है। जिस दिन आप अपने मन से सारा काम करने लगेंगे, यानी अपने निर्णय स्वयं लेंगे, उस दिन आप संप्रभु कहलाएंगे। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया तथा दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ये था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब आइए हम क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ चुका है बहुत बार। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, आइए हम इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1937, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था। इसके बाद में अगला हम देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935।
द्वैध शासन प्रणाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित यानी रिजर्व और दूसरा हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेड सब्जेक्ट्स को लेकर बात की गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। अब वो 1 और 3 कौन सी है? पहला था प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, भी हम बता चुके हैं किस में था। तीसरा है आपका केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, यानी केवल 1919 में क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 के लिए यही सही है आपका, बाकी ये 2 ऑप्शंस गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना तथा इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकाल यानी राज्यों में डुअल नेचर यानी डुअल शासन की स्थापना की गई। इसके प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, पहला आरक्षित एवं दूसरा हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों में एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, 1990। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे तथा 40 को मनोनीत किया जाता था, यानी 104 का इलेक्शन तथा 40 को नॉमिनेट किया जाता था। आगे ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेके आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1919। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे भारत के संवैधानिक विकास से, इससे ज़्यादा इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो क्वेश्चन शेष रह जाता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और ये हमारा जो लेक्चर है वो आरओ एआरओ, यूपीएसआई, टेट और पीसीएस तथा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को देखिए और गहन अध्ययन करिए, पुस्तकों के साथ रहिए, पुस्तकों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। बहुत ही मज़ा आएगा जब कुछ बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।